इसमें दोस्तों इनसाइड में मौज़म फ़खर में खुशामदीद है जनाब। इसे कहते हैं 100 सुनार की और 1 लोहार की। सुनार तो हल्के हल्के टुक 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 करता रहता है और लोहार जनाब एक ही हथौड़ा मारता है, पूरी ताकत के साथ मारता है और जनाब सब कुछ खिलर के रह जाता है, कोई इधर जाता है कोई उधर जाता है। और अब यही सूरत हाल इस वक्त हमें नजर आ रही है। सारे के सारे इमरानदार जो है वो दांतों तले उंगलियां दाब के बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि भाई सा डनल हुण बणिया की, क्योंकि जैसे ही आइन और कानून की बात आती है तो आइन का हथौड़ा जब चलता है तो ईमानदारी के कानूनों का तो रेजा रेजा होना बनता ही है। अब मुझे ऐसे लगता है कि वो फैसला जो जनाब सैयद मंसूर अली शाह साहब ने महफूज किया था उसको तहरीर फरमाएंगे जनाब जमाल खान मंदोखेल साहब। और जमाल खान मंदोखेल साहब की तरफ से ये फैसला तहरीर फरमाना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे 100 सुनार की और 1 लोहार की, क्योंकि कल ही काफी अब पायना सारे इमरानदारां दी मंजी ठोकण ली। और अब इस सूरत हाल में आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि जनाब ये रातों रात क्या हुआ। कल जनाब जो थिएटर लगाया हुआ था जनाब मंसूर अली शाह साहब ने, और हर वो 5-10 मिनट के बाद इस बात का इजहार कर रहे थे कि जनाब मैं जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी करूंगा। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, जजेस कमेटी कौन होती है जनाब, हमारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को जनाब बाईपास करने वाली, हमारे जुडिशियल ऑर्डर को बाईपास करने वाले, इनकी ऐसी की तैसी, हम इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस दे सकते हैं लेकिन देंगे नहीं, मामला जो है वो फुल कोर्ट के अंदर जाएगा। इस तरह की सारी कहानियां सारा दिन जनाब सोशल मीडिया की और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जीनत बनती रही। लेकिन उसके बाद फिर जनाब जब 100 सुनार की होगी तो फिर 1 लोहार की होगी। वो लोहार की क्या हुई है, यही क्रक्स ऑफ द स्टोरी है। ये आपको मालूम है कि जिस तरीके से मैंने भी आपकी खिदमत में पेश किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एडिशनल रजिस्ट्रार है, उनका नाम है नजर अब्बास साहब। नजर अब्बास साहब पर इस बात का इल्जाम आयद किया गया था कि उन्होंने जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इस वजह से उनके ऊपर इल्जाम आयद किया गया कि उन्होंने वो गलती जिसके जरिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मुकदमा लग गया रेगुलर बेंच में और उसकी निशानदेही कर दी उन्होंने जजेस कमेटी को, और जजेस कमेटी ने इस गलती की इस्लाह के लिए एक कानूनी पैरामीटर को तय करने का फैसला किया कि जब ये कानूनी तौर पर मामला इधर उधर हो जाएगा, किसी को ये जो है ना अपनी लिमिट से बाहर निकलने की वो कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। और उसके नतीजे में उन्होंने जजेस कमेटी ने ये मामले को रेफर कर दिया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर, क्योंकि यही एक उसका आईनी और कानूनी रास्ता था। लेकिन शाह जी यहां पर तब गए क्योंकि उन्होंने इस चक्कर के अंदर 26वीं आईनी तरमीम को निशाना बनाना था, 26वीं आईनी तरमीम को नल एंड वॉइड करार देना था, 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की तश्कील है इसको कालादम करार देना था। और सबसे बढ़कर ये कि 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं जनाब जस्टिस यही अफरीदी, उनकी तकर्री के नोटिफिकेशन को भी कालादम करार देकर पाबंद किया जाना था सदर ममलिकत को कि वो पुराने कानून के मुताबिक जजेस की अपॉइंटमेंट करें और उस तरीके के मुताबिक सीनियरिटी के प्रिंसिपल के तहत जनाब मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनाए। ये सारी की सारी कहानी थी जिसके लिए ये माहौल को क्रिएट किया गया। और उसके बाद कल इस केस की तवील तरीन समाअत के बाद जिसमें 2 अदालती मावनीन जो हैं वो खास तौर पर चूज किए गए जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तरीके इंसाफ से था, और वो 26वीं आईनी तरमीम के कट्टर मुखालिफ भी थे। और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें दायर की गई हैं उनमें वो मुख्तलिफ फरीकैन के वकील भी थे, यानी वो लोग जो वैसे ही 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ थे उनको ही 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से ये जो अदालती मुआवनत है उसके लिए मुकर्रर कर दिया गया, यानी हामिद खान साहब और मुनीर मलिक साहब। खैर कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यहां पर आते हैं कि उसके बाद ये होता है कि फैसला महफूज कर लिया जाता है और फैसला महफूज करते ही सोशल मीडिया पर इस बात की जो है वो चर्चा शुरू हो जाता है कि जनाब होंते या अफरीदी साहब के बचने का कोई इम्कान नहीं, बचने का कोई इम्कान नहीं, लाहौर ले जाओ। इसी तरह की सिचुएशन डेवलप होती है। फिर रात को होता ये है कल शाम को कि जो नजर अब्बास साहब हैं जिनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस का भी सामना है, और नजर अब्बास साहब जिनको इस गलती के ऊपर खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार की तरफ से जारी होने वाले एक तवील इलामिये के तहत उनको उनके ओहदे से हटा भी दिया गया है, उनको ओएसटी भी बना दिया गया। वो मंसूर अली शाह साहब की अदालत के इस फैसले के जनाब उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी किया गया है के खिलाफ एक पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच जाते हैं, और वो अपनी ये जो है उनको शोकस नोटिस इसको चैलेंज कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मंसूर अली शाह साहब के ऑर्डर को चैलेंज कर देते हैं क्योंकि ये अब चूंकि ऑर्डर हो चुका था नजर अब्बास साहब का जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसका नोटिस चूंकि उनको सर्व हो चुका था, उन्होंने अपना जवाब भी दाखिल कर दिया था, लिहाजा ये अब अपने और उसके ऊपर अमल दरामद भी हो चुका था और उनको उनके ओहदे से हटा भी दिया गया था। लिहाजा ये एक साइकिल जो था वो मुकम्मल हो चुका था और इस साइकिल के मुकम्मल होने के बाद वो मुकदमा अपना लेके जा सकते थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। लिहाजा
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एडिशनल रजिस्ट्रार जनाब नजर अब्बास साहब ने इस चीज को चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसके बाद इनके मुकदमे को भिजवाया गया जजिस कमेटी के पास। आपको पता है जजिस कमेटी में कौन लोग हैं? जजिस कमेटी में शामिल हैं जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब। अब चूंकि ये मामला बराह रास्त मंसूर अली शाह साहब के फैसले से था, मंसूर अली शाह साहब की कोर्ट प्रोसीडिंग से था, लिहाजा जजिस कमेटी के इस इजलास में मंसूर अली शाह साहब को शिरकत की दावत ही नहीं दी गई, क्योंकि देखे ना ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो सबके लिए एक होने चाहिए ना, कि जिसका मुकदमा है वो अपने मुकदमे के बारे में किस तरह राय कायम कर सकता है। लिहाजा जो जजिस कमेटी की अक्सरियत थी, यानी जनाब याहिया अफरीदी साहब और जनाब अमीनुद्दीन खान साहब, उन्होंने इस केस को जो रजिस्ट्रार के नोट के साथ आया कि ये इंतहाई अहमियत का हामिल है, इसके ऊपर जनाब उन्होंने, यानी दो रुकनी बेंच का ये फैसला है, और इस बेंच की चूंकि जो मार थी वो बड़े दूर तक थी, क्योंकि उन्होंने बड़ी तवील तरीन चीजों को देखा था और बड़े दूर रस नताइज के हामिल उन्होंने आदाब को सेट किया था। लिहाजा इस 2 रुकनी बेंच को काबू में करने के लिए 6 रुकनी बेंच बना दिए गए। कितने रुकनी? 6 रुकनी बेंच। 6 रुकनी बेंच को हेड करेंगे जनाब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल। इसमें शामिल होंगे जनाब जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब, जस्टिस अतर मिन अल्लाह साहब, और अतर मिन अल्लाह साहब की एक तवील अरसे के बाद किसी हाई प्रोफाइल केस के अंदर वापसी हुई है। जनाब अतर मिन अल्लाह साहब, जनाब सैयद हसन अजहर रिजवी साहब, जस्टिस शाहिद वहीद साहब और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा। ये जो 6 रुकनी बेंच है, ये जनाब नजर अब्बास साहब जो एडिशनल रजिस्ट्रार थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जिनको अब ओएसडी बनाया गया है, उनकी दरखास्त पर ये जो है इस केस की समाअत की जाएगी, और इसके ऊपर जो नोटिस हैं वो अब सर्व कर दिए गए हैं मुख्तलिफ लोगों को, और वो इसके ऊपर आएंगे और आकर पेश होंगे। ये जो 6 रुकनी बेंच है, ये जनाब 27 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग में जनाब दोपहर 1 बजे इस मुकदमे की समाअत करेगा, और इस मुकदमे में ये देखेगा कि जनाब कहां कहां पर कौन कौन सी बेज़ाब्तगी की गई है, और क्या नजर अब्बास साहब को जिन इल्जामात के तहत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो उनको मुल्ज़िम करार दिया गया है, क्या वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उन्होंने की थी, और क्या वो जो जुर्म है वो इस लायक था कि जनाब उसके ऊपर इतनी हाई प्रोफाइल किस्म की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो की जाएं। यानी शाहजी के गुब्बारे से जो हवा है वो जनाब याहिया अफरीदी साहब और जनाब अमीनुद्दीन खान साहब ने निहायत ही आराम के साथ निकाल दी। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कल की समाअत के दौरान आपको याद होगा कि मंसूर अली शाह साहब ने जजिस की अपॉइंटमेंट के हवाले से भी बात की थी। मंसूर अली शाह साहब ने इस बात का जिक्र किया था कि जनाब अब तो जजिस की अपॉइंटमेंट जुडिशियल कमीशन करता है, और हम जिसको जज नॉमिनेट करते हैं उसको सिर्फ 1 वोट पड़ता है, और वो भी हमारा। यानी मंसूर अली शाह साहब का ये कहना था कि मैंने इस मर्तबा जिन जिन लोगों के नामों को प्रपोज किया था जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए, उनको अंडर कंसिडरेशन ही नहीं लाया गया, और उनको सिर्फ 1 वोट पड़ा और मेरा। इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मेरे जो फेलो जजेस हैं वो मेरे खिलाफ जनाब आकर हो गए हैं, उन्होंने एक अलायंस बना लिया है मेरे खिलाफ। और अभी रिसेंटली चूंकि कल भी जुडिशियल कमीशन का इजलास था, और जुडिशियल कमीशन के इजलास में जनाब ये जो फैसले थे वो होने थे कि किस किस को जज बनाया जाना है सिंध हाई कोर्ट का। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज सामने आई है वो मेरा ख्याल है कि इस पर खुद जुडिशियल कमीशन को जरा गौर करना चाहिए कि 12 सिंध हाई कोर्ट के अंदर एडिशनल जजेस की अपॉइंटमेंट की गई है, और इस हवाले से जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक फरूक एच नाइक साहब ने इन जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए जो कि सिंध हाई कोर्ट में हुई हैं, चुन चुन के जियालों को भर्ती किया है। ऐसे लोगों को भर्ती किया है जिनकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस बियॉन्ड एनी डाउट्स हैं। इसमें से सिर्फ 3 ऐसे लोग हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि ये मेरिट के ऊपर जज भर्ती हुए हैं। बाकी जो 9 के 9 लोग हैं वो उनके ऊपर जो है वो एतराज़ात बहुत ज़्यादा किए जा सकते हैं, और इस सारी सूरत हाल में जो एडवोकेट जनरल सिंध थे उनको भी सिंध हाई कोर्ट का जज मुकर्रर किया गया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की सिचुएशन थी जो कि सिंध हाई कोर्ट के अंदर डेवलप हुई। अगर आप गौर करें तो हालिया दिनों में मेरिट के ऊपर बात बहुत ज्यादा की जा रही है, और सिंध गवर्नमेंट को भी जनाब फरूक एच नाइक को भी इस मेरिट को कम से कम जो है वो लगाना चाहिए था जजेस को। पसंद नापसंद अपनी जगह पर, लेकिन चूंकि इन लोगों के
موجودگی نے ہی اس بات کا تعین کرنا تھا کہ کیا پاکستان کے اندر انصاف کا بول بالا ہوگا۔ یہاں پر جو پک اینڈ چوز ہے یہ انصاف کے عمل کو متاثر کرتی ہے۔ ابھی ریسنٹلی سندھ ہائی کورٹ کے اندر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ کس طریقے سے سندھ ہائی کورٹ کے اندر پولیٹیکل ایفیلیشنز جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ کے اندر کانسٹیٹیوشنل بینچز کی تشکیل ہونی چاہیے۔ آپ کو یاد ہے کہ وہ 26ویں ترمیم کے تحت یہ ضروری ہے، اور اس یہ جو ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے لیے جناب جسٹس کے آغا کو، جو کہ سینیارٹی لسٹ میں 9ویں نمبر پہ تھے، ٹھیک ہے جی، سینیارٹی لسٹ میں ایک بندہ 9ویں نمبر پر ہے، اور اس کو صرف اس وجہ سے کہ جناب فون آ گیا کسی کا، اس کو جناب لگا دیا گیا کانسٹیٹیوشنل بینچ کا سربراہ۔ تو یہ ایک ایسے معاملات ہیں جس کا جو تاثر ہے وہ یقینی طور پر اچھا نہیں پڑتا 8 سینئر ججز کو، جو کہ کانسٹیٹیوشن کی سوجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اس طرح کے وہ کرنا، سچویشن کو ڈیولپ کرنا، میرا نہیں خیال کہ یہ ایک مناسب عمل ہوتا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس مرتبہ یہ جو ہے جوڈیشل کمیشن، اس کے پاس ایک موقع موجود تھا کہ جناب وہ ایک جو ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اقلیتی رکن کو ہائی کورٹ کا جو جج تھے وہ بنا سکتے تھے، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس چانس کو بھی مس کر دیا گیا ہے اسی جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں، کیونکہ اگر اس طرح ہوتا تو شاید یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک اچھا ایک ایسا نقطہ ہوتا جو سب اس کو پسند کرتے، لیکن چونکہ جو ہے یہاں پر جیالائزم کو شاید فروغ دینا تھا فاروق ایچ نائک صاحب کی طرف سے، تو اس سارے عمل میں اس نقطے کو نظر انداز کر دیا گیا۔ اب یہ جو صورتحال ہے جس کا ذکر میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کیا تھا، یہ جو 100 سنار کی ایک لوہار والی، یہ دیکھیں یہ جو سچویشن ہے نا، یہ ہم جان بوجھ کر اس لیول کے اوپر لے کے جاتے ہیں جہاں پر ہم ایک بیانیے کی تشکیل کے لیے مواد فراہم کریں کسی پولیٹیکل جماعت کو۔ میں بار بار اس بات کا جو ہے وہ اظہار کرتا رہا ہوں، اس نقطے کی نشاندہی کرتا رہا ہوں کہ پسند ناپسند اپنی جگہ پر، منصور علی شاہ کسی کو پسند ہے کسی کو نہیں پسند، یا یہ افریدی کسی کو پسند ہے کسی کو نہیں پسند، لیکن ججز کو ماضی کے اندر جو ہماری روایات ہیں، ججز کو اپنے فیصلوں کے اندر بولنا چاہیے۔ ججز کو یہ جو کیڑا کاٹ گیا نا کہ ٹکر چلیں گے اور ہمیں ہائپ ملے گی اور ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اپریسیشن ملے گی، یہ جو ایک ہیرو شپ کا یا تمام اختیارات کو اپنے طرف لینے کا یہ جو ایک ان کے اندر آ گئی ہے نا انسٹنکٹ، اس کے اوپر قابو پانا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ میں ہوں تو سب کچھ ہے۔ یہ ایک ایسا بھرم ہے جو میرا خیال ہے کہ اس کو ٹوٹنا چاہیے۔ سیاست ہو، فوج ہو، یعنی اسٹیبلشمنٹ ہو یا عدلیہ ہو، یہ تمام کے تمام دستور پاکستان کے تابع ہیں اور ان کو دستور پاکستان کے تابع ہی رہنا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، جس طریقے سے میں نے ابھی آپ کو سندھ ہائی کورٹ کی مثال دی، جہاں پر چن کے 8 پولیٹیکل ورکرز کو، 9 پولیٹیکل ورکرز کو جج کے طور پر تعینات کیا گیا۔ اب چونکہ یہ فاروق ایچ نائک کی پک اینڈ اس کی وہ تھی، مسلم لیگ نون نے بھی اس کی سپورٹ کی اور جناب یہ جج لگ گئے، لیکن کیا کوئی ایسا فورم موجود ہے جو اس طرح کی جو پولیٹیکل تعیناتیاں ہیں ان پر غور کر سکے؟ مثال دیتا ہوں آپ کو، یہ جو تقرریاں آ رہی ہیں جو ابھی ججز کی اپوائنٹمنٹ تھی، اس کے اندر مسلم لیگ نون نے کسی ایک جج کی جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کسی ایک جج کو ریکمینڈ نہیں کیا تھا۔ اس وجہ سے نہیں کیا تھا کہ جناب اگر ہم نے اب جج کو ریکمینڈ کیا تو یہ جو اس وقت ایک ہائپ کریٹ ہو رہی ہے کہ جناب پولیٹیکل جوڈیشری وہ اور زیادہ اسٹیبلش ہوگی، تو اس فارمولے کو جس صوبے میں جس جماعت کی حکومت ہو اس کے اوپر لاگو کیا جانا چاہیے کہ حکومت کی طرف سے جس صوبے کے اندر ججز اپوائنٹ ہو رہے ہوں گے وہاں پر ان کی طرف سے کوئی نمائندگی نہیں ہوگی، ان کی طرف سے کوئی نام نہیں بھیجے جائیں گے، چاہے وہ ایک پرنسپل کے طور پر اس کو طے کر لیا جائے۔ یہ بہتر ہوگا جوڈیشری کو پولیٹیسائز ہونے سے بچانے کے لیے، اور شاید اس کے آنے والے دنوں میں شاید اس کے اوپر کوئی نظر ثانی ہو، کیونکہ اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی امکان پایا جاتا ہے سیاست سے عدلیہ کو پاک کرنے کا۔ ماضی میں ہم نے سیاست عدلیہ میں گھسائی اور اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں، مستقبل میں بھی ہمیں سیاست کو عدلیہ میں گھسانے سے گریز کرنا چاہیے، ورنہ اس کے نتائج بھی وہی نکلیں گے جو ماضی میں نکلے ہیں، نتیجہ کوئی نہیں بدلتا۔ وہ کہتے ہیں نا، تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اسے کوئی سبق نہیں سیکھتا۔ یہی وہ سبق ہے جو تاریخ ہمیں بار بار دیتی ہے اور ہم اسی اتار کے لونڈے سے بار بار جا کے دوا لیتے ہیں، کیونکہ ساڈا بھی کیڑا مٹھا نہیں ہوتا۔ اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔